हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विन स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर जो हम लेके चल रहे थे। उसमें मैंने आपको 3 क्लास में क्वेश्चन करवा दिए। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, उसके बाद 3 क्लास में दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवाए थे। देखो, जब मैंने आपको पहली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे वो बिल्कुल बेसिक थे। उसके बाद मैंने थोड़ा लेवल बढ़ाया, उसके बाद थोड़ा लेवल अप किया, और आज की क्लास में मैं आपको काफ़ी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप फिक्र ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो आपका प्रश्न है, जो मैंने कल दिया था आपको, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आपका पहला प्रश्न है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द है फोटोग्राफ। क्या है? शब्द है फोटोग्राफ। शब्द है मेरा क्या है? फोटोग्राफ। ये कह रहा है कि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर क्या लिखा जाता है? पीएच के स्थान पर क्या लिखा जाता है? एफ लिखा जाता है। तो बताइए अक्षरों में कितने परसेंट की कमी आई। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, देखो पीएच के स्थान, अभी देखो इसमें कितने अक्षर हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोस्तों कुल कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। अभी इसमें कुल कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। अब जैसे ही मेरे प्यारे भाई, इसमें आप पीएच के स्थान पे क्या लिख दोगे? एफ लिख दोगे। पीएच के स्थान पे क्या लिख दोगे? एफ लिख दोगे। तो अब इसमें कितने अक्षर रह जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी पहले अक्षर कितने थे? 10, और अब कितने रह गए मेरे? 8। तो बता दो कितने परसेंट की कमी आई। यानी 10 पे कितने परसेंट की कमी आई? 10 पे कितने परसेंट की कमी आई? 2 की। यानी 10 पे 2 की कमी आ गई। और परसेंटेज में निकालेंगे तो नीचे 10 और गुणा में 100। तो 10 ढाई 100 और 10 दूनी 20। तो अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही है? ए। अर्थात 20% की कमी आ जाएगी। अक्षरों में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? 20% की। दोस्तों फिक्र ना करें, क्वेश्चन मैं आपको इस लेवल के करवा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। और वो तो आपने सुना ही होगा कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो उसी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, तो आप फिक्र ना करें। जैसे आप धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते हैं, वैसे ही हम यहाँ धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब आपके लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दूसरा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 12% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। आय जानते हो? आय, अरे भाई तुम तो बेरोजगार हो तो तुम नहीं अभी समझोगे कि आय क्या चीज़ होती है। अपने पापा से पूछना, या जो लोग कमाते हैं वो समझेंगे। तो दोस्तों जो हमारी आय होती है, यानी जो हमारी इनकम होती है, वो किसके बराबर होती है? जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, और प्लस बचत। अर्थात जो हमारी इनकम होती है वो हमारे एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कोई आदमी एक महीने पे 8,000 रुपये खर्च कर देता है और 2,000 रुपये बचा लेता है, तो बताओ उसकी आय कितनी होगी? तो आप सीधा बता दोगे, खर्चे को और बचत को जोड़ेंगे तो 8,000 और 2,000 कितना हो गया? 10,000। तो आप बता दोगे भैया उसकी आय कितनी है? 10,000 रुपये है। तो दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी 2 वैल्यू दे रखी हो तो आप आसानी से क्या बता दोगे? तीसरी वैल्यू आप बता दोगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, इसे लिखा रहने दे रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है इसे। ठीक है, मिटा दो, चलो लिखा रहने दो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने रुपये कमाता है, लेकिन ये पता है कि अपनी आय का कितना खर्च कर देता है? 80%। अर्थात मान लो वो 100 रुपये कमा रहा है। कितने रुपये कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। जो राघव भाई साहब हैं वो कितने रुपये कमा रहे हैं? 100 रुपये कमा रहे हैं। और 100 का 80% कितना होता है?
80 होता है। तो 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 80 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 100 रुपये कमाए, 80 क्या कर दिए, खर्च। तो बताओ उसने बचत कितने रुपए की करी, बचत उसने कितने की रुपए की करी, 20 रुपये। कितने करी मेरे प्यारे भाई, 20 रुपये की। आप बता दोगे, आपने मान लिया कि जो राघव भाई साहब में 100 रुपये कमा रहे हैं महीने पे, उसमें से 80 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, तो फिर बचत उनकी कितनी हो गई, 20 रुपये की। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए। उसकी आय में कितनी थी, 100 रुपये। अगर आप 100 में 12% की वृद्धि कर दोगे तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 112 रुपये। अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 112 रुपये। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है। बचत में कितने की कमी हो रही है, 10% की। यानी पहले यदि 20 रुपये बचा रहा था तो अब कितने रुपये बचाएगा, देखो 20 का 10% निकालोगे तो मेरे प्यारे भाई कितना होता है, 2 रुपया होता है। तो पहले 20 रुपया बचा रहा था तो अब कितने बचाएगा, 18 रुपये बचाएगा, क्योंकि इसमें कितने परसेंट की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। बताओ 112 रुपया कमा रहा है, उसमें से 18 बचा रहा है, तो फिर खर्चा कितने का कर रहा है, बताओ मुझे फटाफट से। अगर 112 में से कोई आदमी 112 रुपया कमा रहा है, 18 का खर्चा कर दिया, तो फिर बताओ उसकी कोई आदमी 112 रुपया कमा रहा है, 112 कमा रहा है, उसमें से 18 की बचत कर रहा है, तो फिर खर्चा कितने का कर रहा होगा। अरे सिंपल सी बात है कि 112 में से कितना घटा दोगे, 18 घटा दोगे भाई। इसमें कुछ करना है, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचे, और यहाँ कितना बचा, 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो अर्थात वो खर्चा कितने का कर रहा है, 94 रुपये का। खर्चा कितने का कर रहा है, 94 रुपये का। पहले खर्चा कितने का कर रहा था, 80 रुपये का, अब कितने का कर रहा है, 94 रुपये का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। पहले 80 रुपये का खर्च कर रहा था, पहले कितने का खर्च कर रहा था, 80 रुपये का। अब कितने रुपये का खर्च कर रहा है, 94 का। तो कितना बढ़ गया खर्चा, 14 रुपया बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 80 पे, और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो काटो, देखो यहाँ 2 से काटो, 2 से 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। देखो 7 पन्ना 35 और 35/2, 35/2 का मतलब क्या होता है, 17.5%। अर्थात उसका खर्चा अब कितना बढ़ गया, 17.5%। अर्थात उसका उत्तर कौन सा सही है, ए। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। दोस्तों बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, बस मैंने जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलना है। बस आपको क्या करना है कि शुरुआत में जो उसकी आय है उसे 100 रुपये मान लेना। क्या कर लेना, 100 रुपये मान लेना, बस हो गया क्वेश्चन। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ दोस्तों मेरे प्यारे भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। ये आपने यदि नोट कर लिया हो तो वीडियो को पॉज करके कर लो, अगर नहीं किया है, अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं हो पाता तो आप वीडियो को पॉज करके कर लेना। एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ आपका। क्वेश्चन है आपको दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। सुरभि अपनी आय का कितना खर्च कर देती है, 75% खर्च कर देती है। मिटा दे रहा हूँ इसको मैं। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की, और बचत में 1% की कमी होती है, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो अभी हमें नहीं मालूम कि सुरभि कितने रुपए कमा रही है। मैंने क्या मान लिया कि सुरभि कितने रुपए कमा रही है, 100 रुपये, और 100 में से खर्चा कितने का कर दिया, 75 का। तो फिर इसकी बचत कितने की रही होगी, 25 रुपये की। उसकी बचत कितने की रही होगी, 25 की रही होगी। आय कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि 100 में आप 20% की वृद्धि करोगे तो अब वो कितने रुपए कमाएगी, 120 रुपये। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, अब आय कितनी हो गई, 120 हो गई, और बचत में 1% की कमी आ जाती है। और बचत में कितने की कमी आ जाती है, 1% की कमी आ जाती है। तो 25 का 1% कितना होता है, 0.25। कितना होता है, 0.25। 25 का 1% कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अच्छा, तो पहले यदि वो 25 रुपये बचा रही थी,
पहले अब 25 रुपये बचा रही थी, तो अब कितना बचाएगी? 24 रुपये 75 पैसे, क्योंकि कमी कितने की आ गई? 0.25 की, यानी 25 पैसे की। यानी पहले 25 रुपये कमा रही थी, तो जो बचत है वो 25 पैसे कम हो गई, तो अर्थात बचत अब कितनी हो गई? 24 रुपये 75 पैसे। 120 कमा रही है, उसमें से 24 रुपये 75 पैसे बचा रही है, तो बताओ खर्चा कितने का कर रही है? बताओ जल्दी से, खर्चा कितने का कर रही है? 120 में से कितना घटा दोगे? 24.75 घटा दोगे। तो आप एक काम करोगे, 120 में से सीधा 25 घटा दो, तो कितना बचा? 95। और 95 में कितना जोड़ दो? कितना ज़्यादा घटा दिया आपने? 0.25 ज़्यादा घटा दिया, तो 0.25 जोड़ दो। नहीं आया समझ में? तो कर लो। 120 में से कितना घटाना है? 24.75, या 5 बचा, या 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से 9 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, यानी 95.25। अब जो खर्चा कर रही है वो कितने का कर रही है? 95.25 रुपये का खर्चा कर रही है। क्या पूछा है? तो बताइए उसके खर्च में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो बता दो। पहले 75 रुपये खर्च कर रही थी, अब कितने कर रही है? 95.25 रुपये खर्च कर रही है। बता दो खर्चे में कितने की वृद्धि हो गई? पहले 75 खर्च कर रही थी और अब कर रही है 95/25। तो दोस्तों आप घटा के निकाल लो, या फिर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये कट जाएगा 25 से, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। 25 दिया 75, 25 दिया 75, कितना बचा? 20। कितना हो गया? 202। 25 अट्ठे 200, कितना बचा? 25 एकम 25, यानी 3 रुपये कमा रही है। 3 रुपये, पहले 3 रुपये का खर्चा कर रही थी, तो अब कितना कर रही है? 3.8 का खर्चा कर रही है, यानी खर्चा कितने का बढ़ गया? 0.81 का, और नीचे 3 और गुणा में 100। 3 से कितने बार कटेगा? 27 बार, और 2 जीरो से 1 पॉइंट हट जाएगा, तो अर्थात खर्चे में कितने % की वृद्धि आ गई? 27% की वृद्धि आ गई। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई कि भैया आपने काट पीट क्यों कर दी, तो देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, फिर भी काटना पड़ेगा। पहले 75 का खर्चा कर रही थी, अब कर रही है 95.25 का, तो कितना बढ़ गया खर्चा? 20.25। कितने पे? 75 पे, और गुणा में 100। तो वही चीज़ है, कुछ नया नहीं कर दिया। 25 दिया 75, और 25 चौके 100, 3 से काट लो, 3 छक्के 18, कितना बचा? 2, 7 21, और 5 15। अब 6.75 में कितने से गुणा करना है? 4 से। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, और 2 30, और 4 छिंगे 24, 24 और 3, तब भी कितना आएगा? 27 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ों से बचा करो, अगर वैल्यू जितनी छोटी होगी कैलकुलेशन भी उतनी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो कोशिश किया करो कि वैल्यू को छोटे से छोटा बनाएं। परसेंटेज में यदि यहाँ पे अनुपात ले लेते हैं, काट पीट कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सेम रहती है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखो अभी मैं ये चीज़ काटने पीटने वाली बता रहा था, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या पहले 8 थी, कितनी थी? 8 थी, और वो बढ़ के कितनी हो गई? बढ़ के वो 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। तो बताओ कितने % की वृद्धि हो गई? तो आप ऐसे करोगे तो क्या करोगे? 8 से 12 होगी तो कितनी बढ़ गई? 4। कितने पे? 8 पे, और गुणा में 100। तो इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 50 बार। तो अब इतना ना करके आप यहीं से कर लो। देखो 4 से काट लो दोनों को, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। कोई संख्या 2 है, और 2 से बढ़ के कितनी हो गई? 3। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने पे? 2 पे, और गुणा में 100। तो तब भी वृद्धि कितने की आएगी? 50% की। तो ठीक है, तो इस चीज़ से देखो, अगर नंबर बड़ा होगा तो जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर नंबर छोटा होगा तो चुटकियों में बता दोगे। तो इसलिए थोड़ा काट पीट करना सीख लिया करो। ठीक है, कोई परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों, तो अब आपके लिए आगे प्रश्न है। आगे आपके लिए अगला क्वेश्चन है। आगे आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ें।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है, तो आयकर की दर है, क्या बताना है? आयकर की दर है। ये कह रहा है दोस्तों कि आयकर में 22% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 22% की। आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने से शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय कितने परसेंट कम हो जाती है? 3%। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। शुद्ध आय जानते हो? नेट इनकम। शुद्ध आय क्या होती है? नेट इनकम। इसमें कोई मैंने नई चीज़ नहीं बताई है, समझ लो शुद्ध आय क्या होती है। जो दोस्तों नेट इनकम होती है वो कैसे निकालते हैं? मैं पूछूं कि तुमसे कि तुम्हारी शुद्ध आय कितनी है, तो आप बताओगे। अभी मान लो आप कोई मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, तो आपको जो भी सैलरी मिलती है उसमें से कितना इनकम टैक्स कट जाता है, उसे काट के जो आपकी इनकम बचेगी वो आपकी क्या होगी? शुद्ध इनकम होगी। तो शुद्ध इनकम कैसे निकलती है दोस्तों? इनकम माइनस इनकम टैक्स। इनकम माइनस इनकम टैक्स, यानी आप शुद्ध आय निकालेंगे, शुद्ध आय निकालेंगे तो वो क्या होगी? आय माइनस आयकर। ऐसे तो निकालेंगे शुद्ध आय। यदि आपको किसी की शुद्ध आय निकालनी हो तो शुद्ध आय आप कैसे निकालेंगे? आय माइनस आयकर। आपको उसकी जितनी भी कमाई होगी उसमें से जितना टैक्स लग रहा है उसे आप काट देंगे, तो आप आसानी से बता देंगे दोस्तों। तो चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स, जो उसका टैक्स है वो कितना बढ़ गया? 22% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 22% बढ़ गया। तो उसकी शुद्ध आय में कितने परसेंट की कमी आ गई? 3% की कमी आ गई। तो आप ये बताओ मुझे कि शुद्ध आय में 3% की कमी क्यों आई है? क्योंकि आयकर कितना बढ़ गया है? 22% बढ़ गया है। आयकर कितना बढ़ गया है? 22% बढ़ गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शुद्ध आय जो नेट इनकम है इसका 3% किसके बराबर है? टैक्स के 22% के बराबर है। किसके बराबर है? टैक्स के 22% के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जैसे ही 22% बढ़ रहा है तो ये कितना परसेंट घट गई है? 3%। यानी टैक्स का 22% और शुद्ध इनकम के 3% के क्या है? बराबर है। तभी तो इसके 22% की वजह से कितनी घट गई? 3% घट गई। तो इसका 3% इसके 22% के क्या है? बराबर है। यहाँ से वैल्यू निकालो। यहाँ पे नेट इनकम यदि आप निकालेंगे, नेट इनकम, टैक्स को इधर ले आओ, टी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 22/3। देखो परसेंटेज को हटाओगे दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि परसेंटेज नहीं हटाया। देखो 22/100 करोगे और नीचे 3 को भी लेके आओगे तो यहाँ 3/100 भी करोगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 22/t। क्या है? क्या लिख दिया मैंने? 22/t मतलब 3। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, देखो ये नेट इनकम, ये टैक्स, ये शुद्ध आय और ये कर। यानी यदि शुद्ध आय उसकी 22 रुपया है, कितनी है? शुद्ध आय उसकी कितनी है? 22 रुपया है। तो दोस्तों टैक्स कितने रुपए का लग रहा है? 3 रुपये का। टैक्स कितने का लग रहा है? 3 रुपये का। तो वो कमा कितने रहा होगा? उसकी काट पीट के बचने के बाद 22 रुपया बच रहे हैं और 3 रुपये का टैक्स लगा है, तो पहले कितने कमाए होंगे तब उसके पास 22 बचे? बताओ मुझे, कितने कमाए होंगे? हाँ, तो पहले उसने कितने कमाए होंगे? 25 कमाए होंगे। तो 25 में 3 रुपये का टैक्स काटने के बाद तब उसकी शुद्ध इनकम कितनी बची है? 22 बची है। तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि तो आयकर की दर बतानी है। आयकर की क्या बतानी है? दर। मतलब आयकर हमेशा लगता किस पे है? आयकर हमेशा इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? इनकम पे। यानी 3 रुपये का टैक्स लग रहा है किस पे? 25 रुपये पे, और गुणा में 100। 25 चौके 100, 4 तिया 12। तो अर्थात कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है? 12% का टैक्स लग रहा है। दोस्तों कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है? 12% का। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बताओ, अगर अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आसानी से कर पाओगे। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है।
ताजे फलों में कितने % पानी है? 68% पानी है। जो ताजे फल हैं उसमें कितने % पानी है? 68% पानी है। और सूखे मेवों में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? देखो, कहने का मतलब ये है कि ताजे फल यानी फ्रूट, ये क्या हुए? फ्रूट। और एक चीज़ है सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट। सूखे फल क्या होता है? ड्राई फ्रूट। इसमें कितने % पानी है? इसमें दोस्तों कितने % पानी है? 68% पानी है। कितने % पानी है? 68% पानी है। और सूखे मेवों में 20% पानी है। इसमें कितने % पानी है? 20% पानी है। देखो, जो फल हैं, जो ताजे फल हैं, ये क्या है? ताजे फल में कितना % पानी है? 68%। और जो सूखे मेवे हैं, जो मेवा है सूखी वाली, इसमें कितने % पानी है? 20%। तो यदि इसका पानी हटा दूं तो सूखे फल कितने बच जाएंगे? कितने % बचेंगे? तो सूखे फलों का 32% बचेगा। कितना बचेगा? 32% बचेगा। सूखे फलों का कितना? 32%। और जो सूखे मेवे हैं इतने, इसमें कितना पानी है? 20% पानी है। तो जो ड्राई फ्रूट है इसका में 80% सूखे हैं, यानी ये भी सूखा, इसमें भी पानी नहीं है और इसमें भी पानी नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ से F/D की वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालोगे? F/D की वैल्यू निकाल लो, चाहे मत निकालो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 100 किलोग्राम, अब ताजे फल कितने हैं? 100 किलोग्राम। ताजे फल कितने हैं? 100 किलोग्राम। तो ताजे फल की जगह 100 लगा दो। 100 गुणा 32% बराबर D गुणा 80%। इससे कितने मेवे? देखो, परसेंटेज से परसेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, दोनों तरफ से कट जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है। तो 80 इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में। तो 100 गुणा 32 बट्टे 80 और बराबर इधर क्या बचा? D। एक जीरो से एक जीरो, 8 चौके 32। तो जो बेटा, जो दोस्तों ड्राई फ्रूट आए वो कितने आए? 40 किलोग्राम। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे? 40 किलोग्राम। यानी सूखे मेवे कितने मिल जाएंगे? 40 किलोग्राम। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं इसे मिटा दूँ क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आपको नोट करना है तो आप रोक के कर लेना नोट, चाहे साथ के साथ करते रहा करो नोट। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया होगा। और अगर ये आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप समझ लेना, बहुत ही बिंदास कंसेप्ट बताऊंगा, कभी भूल ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घोल में 16.5% नमक है। एक घोल में कितने % नमक है? 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। जिसमें से क्या हो गया? 18 लीटर पानी का क्या हो गया? बाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितनी है? 20.9% है। तो बिलियन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? तो बताइए, शुरुआत में बिलियन कितना था? अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। अब जरा ऐसे समझो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपके पास कोई बर्तन है, ये आपके पास क्या है? बर्तन। और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। हाँ, अभी शिकंजी बनवाऊंगा तेरी, रुक जा। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है, ये पानी भरा हुआ है बर्तन, और इसमें आपने क्या किया कि 2 kg नमक डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? हाँ, देखो, इससे शरबत पीना है, अभी पिलाऊं तेरे को शरबत? ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें 2 kg नमक डाल दिया। अब मुझे एक बात बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपने इसमें 2 kg नमक डाल दिया तो अभी इस घोल में नमक की मात्रा कितनी है? बताओ कितनी है नमक की मात्रा? अरे भैया, 2 kg डाला है तो 2 kg तो होगी, अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको गर्म किया, मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। अभी इसमें पानी था 10 लीटर। कितना था? 10 लीटर पानी था। अब जैसे ही मैंने इसे गर्म किया और गर्म हुआ तो क्या हुआ कि 3 लीटर पानी बाष्प बन के उड़ गया। 3 लीटर पानी क्या हो गया?
बांस बन के उड़ गया। तो अब इसमें पानी कितना बचा? 7 लीटर। तो बताओ अब नमक कितना होगा इसमें? नमक तो अब भी कितना होगा? 2 ही kg होगा, क्योंकि भैया नमक थोड़ी नहीं उड़ जाएगा, उड़ेगा क्या? पानी उड़ेगा। उड़ेगा क्या? पानी। नमक तो नहीं उड़ सकता। तो नमक की मात्रा दोनों कंडीशन में क्या रहेगी? समान रहेगी, चाहे बांस बन के पानी उड़ जाए चाहे ना उड़ जाए, लेकिन नमक दोनों कंडीशन में क्या रहेगा? 2 kg का 2 kg ही बना रहेगा इसमें। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी आपसे कह दूँ कि आपके पास 10 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 10 लीटर पानी है। आपके पास कितना पानी है? आपके पास पानी कितना है? 10 लीटर पानी है। अब ऐसे समझो, आपके पास 10 लीटर पानी है और इस 10 लीटर में मैंने कह दिया कि इसमें 20% नमक है। कितना नमक है? 20% नमक है। तो यदि मैं आपसे निकलवाऊं कि बताओ 10 लीटर पानी में नमक कितना है, फिर तो आप कैसे निकाल दोगे? 10 का 20% निकाल दोगे। 10 का क्या निकाल दोगे? 20%। अर्थात इसमें नमक कितना है? 2 किलो। नमक कितना है? 2 किलो नमक है। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास घोल दे रखा है, कोई सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है? सॉल्यूशन दे रखा है, और उसमें आपको साल्ट की मात्रा निकालनी हो। साल्ट समझते हो? नमक। उसमें आपको साल्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे? जो आपके पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, और उसमें क्या कर दो? जो भी कंसंट्रेशन होगी, जो भी उसमें कंसंट्रेशन होगी उसका परसेंटेज बता दोगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी सांद्रता। ऐसे समझो, अगर नमक की मात्रा आपको निकालनी है तो आप जो भी आपके पास घोल है, और उसमें जितनी सांद्रता प्रतिशत है बता दोगे इस तरीके से। नमक भैया इतना निकाल दिया हमने, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? तो अर्थात इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि सॉल्ट बराबर, ये बिलियन है तो मैं इसको S1 से लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? ये बिलियन यानी सॉल्यूशन है तो S1, और कंसंट्रेशन है तो वो क्या है? C%। कितनी है? यानी किसी भी घोल में आपको यदि सॉल्ट का परसेंटेज निकालना हो तो सॉल्यूशन में जितनी कंसंट्रेशन है, जितनी सांद्रता है, उसका परसेंटेज निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नमक की सांद्रता मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं कह दूं कि वही विलियन था, विलियन पहले था और अभी भी वही विलियन है। विलियन जो पहले था वही विलियन अब है। तो दोस्तों नमक की मात्रा, अब उसमें से क्या किया कि उसमें से कुछ पानी बांस बन के उड़ गया। कुछ पानी क्या हुआ? बांस बन के उड़ गया। तो नमक तो अब भी बराबर ही रहेगा, चाहे पानी उड़ जाए चाहे बच जाए। तो अगर पहले अगर सॉल्ट ये था, सॉल्ट ही लिख दे रहा हूँ, अगर पहले सॉल्ट था तो अब भी सॉल्ट उतना ही रहेगा। लेकिन बिलियन पहले अगर 10 लीटर था, उसमें से 4 लीटर उड़ गया तो अब 6 लीटर रह जाएगा। तो अब पहले बिलियन S1 था तो अब कितना रह जाएगा? S2 रह जाएगा। और सांद्रता पहले अगर C1 थी तो अब कितनी हो जाएगी? C2% हो जाएगी। लेकिन ये तो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर दोस्तों इन दोनों का भाग लगाओगे तो साल्ट से साल्ट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि देखो C2 इधर आके ऊपर आ जाएगा और C1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अर्थात S1 अपॉन S2 बराबर C2 अपॉन C1। ये चीज़ बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ समझ में आई? अगर सांद्रता निकालनी, यदि अगर बिलियन और सांद्रता का अनुपात निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जो भी आपके पास बिलियन था उसमें नमक की सांद्रता का अनुपात दे रखी थी तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इतनी इतनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों समझिए, अगर ये चीज़ समझ में आई तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घोल में 16.5% क्या है? नमक है। तो पहले नमक कितना है? 16.5%। नमक कितना है? 16.5%। अब ये कह रहा है कि उसमें से 18 लीटर पानी बन के उड़ गया। 18 लीटर पानी क्या हो गया? उड़ गया। ये कह रहा है 18 लीटर पानी बाष्पीकरण होकर, यानी बाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितनी बची? 20.9%। कितनी बची? 20.9%। कितनी बची? 20.9%। कितनी? अब नमक की सांद्रता बची 20.9%। तो कह रहा है बिलियन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? तो क्या बताना है? बिलियन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, इसे थोड़ा काट लो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, 11 से काट दो, 11 एकम 11 और 11 पन्ना 55, 11 एकम 11 और 11 9 99, यानी क्या हुआ? 15:5।
19। क्या आ गया? 15:19। यानी जो बिलियन की मात्रा है वो कितनी क्या आ गई? 15:19। अच्छा, अब जरा मेरी बात को सुनना, जो आपका बिलियन है वो उसका अनुपात कितना आ गया? 15:19। अर्थात यदि बिलियन पहले 19 लीटर था तो जैसे ही उड़ गया उसमें से कुछ वाष्प बन के, तो अब कितना रह गया? 15। तो अर्थात उड़ कितना गया? 4 लीटर। कितना उड़ गया? 4 लीटर। और इसी 4 लीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 18 लीटर उड़ गया। कितना उड़ गया? 18 लीटर। तो 4 की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/4। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बिलियन की प्रारंभिक मात्रा, यानी शुरुआत में कितना था? 19, और बाद में पानी उड़ गया तो कितना रह गया? 15। तो शुरुआत में ये था ना प्रारंभिक, और ये बाद में, ये क्या है? बाद में। 1 की वैल्यू 18/4, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 19 की। किसकी बतानी है? 19 की। तो यहाँ से 19 की वैल्यू बताओगे तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/4 और गुणा में 19। 4 से काटोगे इसे तो काट लो, 4 से काट लो, दिखाई तो दे रहा होगा यहाँ तक। 4 से काटूंगा तो 4 चौके 16, कितना बचा? 2 बचा, और 4 पंजे 20 और 19। देखो 19 चौके 76, और 19 का आधा कितना होता है? 9.5। 76 और 9.5 कितना हो गया? 85.5 लीटर। तो शुरुआत में कितना था? 85.5 लीटर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, और आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा पक्का। चलिए तो फिर आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। एक क्वेश्चन था, चलो एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, और इसे आप पढ़िए। इसे आप पढ़ें क्वेश्चन को। क्या पागल हो गए बिल्कुल? कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? चलिए दोस्तों, चलो यहाँ ये क्वेश्चन है, ये मिल गया। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। कितनी थी? 9800 थी। क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि हुई। आगे कह रहा है गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? क्या बताना है कि इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। अब जरा मेरी बात को सुनना। आज मैं आपको ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर ये सीख लिया आपने तो क्वेश्चनों को चुटकियों में करोगे। जरा ध्यान से देखना, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनो। एक गाँव की जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 9800। वेरी गुड। अच्छा, जनसंख्या में कौन कौन होते हैं? मेल और बच्चे होते हैं, तो वो भी मेल फीमेल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9800। गांव की जनसंख्या थी 9800। ये कह रहा है कि एक साल में पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। जो मेल थे उनमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की वृद्धि हुई। और महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई। महिलाओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो अब जो गांव की जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? 10,458। 10,458। तो दोस्तों मुझे ये बता दो कि वृद्धि कितने की हो गई? पहले कितनी थी? 9800। पहले कितनी थी? 9800। अब कितनी होगी? 10,458। तो वृद्धि कितने की हो गई? 658।
658 की वृद्धि कब हुई है? जब पुरुषों में 8% बढ़ा है और महिलाओं में कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास दो संख्याएं, कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। तो पहली वाली 40 है और दूसरी कितनी है? 60। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 100। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 100। मैंने क्या किया कि इसका 5% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5% बढ़ा दिया। और इसका दोस्तों मैंने कितना बढ़ा दिया? इसका 5 नहीं बढ़ा, इसका 5 बढ़ा दिया और इसका मैंने 10% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। इसका जैसे ही मैंने 5% बढ़ाया तो ये कितना बढ़ जाएगी? 2। ये कितना बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसे मान लो कि मैंने इसका बढ़ा दिया 5% और इसका भी बढ़ा दिया 5%, इसका भी 5% बढ़ा दिया, इसका भी 5% बढ़ा दिया। तो ये कितनी बढ़ जाएगी? 2। और ये कितनी बढ़ जाएगी? 3। कितनी बढ़ जाएगी? 3। तो कुल मिला के बढ़ कितनी जाएगी? 5। तो यहाँ भी कितनी बढ़ जाएगी? 5 बढ़ जाएगी। अगर दोनों में 5 बढ़ाए तो यहाँ भी अब कितना हो जाएगा? 105। तो बताओ यहाँ कितने परसेंट बढ़ गया? कोई संख्या 100 से और 105 हो गई, 100 से कितनी हो गई? 105। तो कितने परसेंट बढ़ गई? 5% बढ़ गई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनमें अगर समान परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है? समान परिवर्तन हो रहा है, तो जो कुल है कुल में भी कितना होगा? समान परिवर्तन ही होगा। अगर यहाँ भी 5% का, यहाँ भी 5% का, तो यहाँ भी कितने का परिवर्तन होगा? 5% का ही परिवर्तन होगा। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई? अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। मैंने ये कितना लिखा है? 8% और ये कितना लिखा है? 5%। यहाँ पे 8% बढ़ा, यहाँ पे 5% बढ़ा, इसकी वजह से कुल में कितना बढ़ गया? 658। कितना बढ़ गया? 658। मैंने इस 8% को क्या लिख दिया? 5% और प्लस 3%। बताओ कोई प्रॉब्लम? मैंने इस 8% को क्या लिख दिया? 5% प्लस 3%। क्या लिख दिया? 5% प्लस 3%, तब भी 8 रहेगा। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ भी 5% बढ़ा है, यहाँ भी 5% बढ़ा है, तो यहाँ भी कितने परसेंट बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा। अगर यहाँ भी 5% बढ़े, यहाँ भी 5% बढ़े, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा दोस्तों? 5%। अर्थात 9800 का कितना बढ़ जाएगा? 5% बढ़ जाएगा। 10 20 10 20, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45 और 4 49। तो अर्थात संख्या बढ़नी कितनी चाहिए? 490। लेकिन यहाँ पे बढ़ी कितनी है? 658। कितनी बढ़ गई? 658। तो बताओ कितनी ज़्यादा बढ़ गई ये वाली? बढ़नी चाहिए 490, लेकिन बढ़ कितनी गई? 658। तो बताओ कितनी ज़्यादा बढ़ गई? 8 का 8 आ जाएगा और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और 168। तो ज़्यादा कितनी बढ़ गई है? 168 ज़्यादा बढ़ गई। तो बताओ मुझे 168 ज़्यादा ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पे पुरुषों में कितना ज़्यादा बढ़ा है? 3%। पुरुषों में कितना ज़्यादा बढ़ा है? 3%। यदि पुरुषों में 3% नहीं बढ़ा होता तो फिर यहाँ भी कितना बढ़ता? 490। कितना बढ़ता? 490। लेकिन वास्तव में यहाँ कितना बढ़ा है? 658। ये 658 बढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ भी 5% बढ़ता, यहाँ भी 5% बढ़ता, तो कुल मिला के कितना बढ़ता? 490। लेकिन वास्तव में 658% बढ़ा है। यानी कितना ज़्यादा बढ़ा है? 168। 168 क्यों ज़्यादा बढ़ा है? क्योंकि पुरुषों का कितना बढ़ा है? 3% ज़्यादा बढ़ा है। अर्थात पुरुषों का 3% किसके बराबर होगा? 168 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेल की संख्या कितनी आ जाएगी? 168 और गुणा में 100 और बट्टे 3। 3 से काटोगे 5 15 और 6 18। तो अर्थात जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी आ गई? 5600। पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 5600। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गांव में पुरुषों की संख्या। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बताओ तरीका कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन, अच्छा मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ और आगे बात करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको पहले जो कल आपको एक प्रश्न दिया था वो करवा देता हूँ। पहले वो सुन लें, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए है, फिर उसके बाद क्लास होगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्याओं में क्वेश्चन देखो, पहले p% की वृद्धि हुई, फिर p% की कमी हुई। पहले p% की क्या हुई? वृद्धि। फिर p% की क्या हुई? कमी हुई। और तो कुल मिला के इस हिसाब से इस परिवर्तन में जो
जो संख्या आई है वो कितना है, जो नई कीमत आई है वो 1 रुपया है। कितनी है? 1 रुपया। तो शुरुआत में मूल कीमत कितनी थी, ये क्वेश्चन था आपका। तो समझिए, कल मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ में यदि क्रमिक परिवर्तन आ रहा है, यानी सक्सेसिव चेंज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, x + y और xy/100। ये तरीका बताया था कल, ये तरीका बताया था। ये तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे लगा दो। तो यदि यहाँ पे p, ठीक है, माइनस का p और प्लस p इंटू माइनस का p और अपॉन में 100, तो p से p क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, माइनस का p²/100। कमी कितने की आएगी, माइनस का p²/100। तो जो अब 1 रुपया कीमत है वो इस कमी के बाद है, इस कमी के बाद है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर अभी समझ में नहीं आया हो। मैं कहूँगा किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो कुल मिला के कितने की बताइए कमी हुई है, तो कुल मिला के 20 से 20 कट जाएगा, ये प्लस आएगा यहाँ, और 1 0 2 0 1 0 2 0, तो कुल मिला के कितने % की कमी हुई, 4% की। तो यदि 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई, तो वो संख्या अब कितनी रह जाएगी, 96%। 4% की कमी हो गई, कोई संख्या अपने आप में 100% है, तो अब वो कितनी रह जाएगी, 96%। तो 96% कैसे आया है, 100 में से 4 को घटा के तभी तो 96 आया है। तो अब यहाँ पे कमी कितने की हुई है, p²/100 की। कितने की कमी हुई है, p²/100 की कमी हुई है। तो p²/100 की कमी है, तो अब इतने की कमी होगी, तो संख्या रह कितनी गई, तो संख्या कितनी रह गई, 100 माइनस p²/100। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 100% की। ये कितना हो गया, 10,000। 10,000 माइनस p², 10,000 माइनस p²/100 और बराबर कितना है, 1। बराबर कितना है, 1। अब यहाँ से वैल्यू किस 1 की निकाल लो इधर से। अगर इधर से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 100 इधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 10,000 माइनस p²। कितना आ जाएगा, 10,000 माइनस p²। ये 1 की वैल्यू आ गई, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की। 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 का इधर गुणा करोगे, 100 का इधर गुणा करोगे। चलो मैं एक लाइन, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर 100 की वैल्यू निकालोगे, 100 की वैल्यू निकालोगे, तो 100 का इधर करोगे, 100 का इधर करोगे, तो इधर 100 का करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस p²। तो वो मूल संख्या कितनी थी, इतनी थी, 10,000 माइनस p²। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके लिए होमवर्क में, इसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओगे इसके उत्तर कौन सा सही है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय।